नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर टॉक में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। दुनिया में बहुत से दंपति ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता। लाख कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद भी कई महिलाओं की गोद सूनी रह जाती है। ऐसे में आईवीएफ तकनीक उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आई है। आईवीएफ एक फर्टिलिटी प्रक्रिया है जिससे कई परिवारों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। समय के साथ साथ आईवीएफ ट्रीटमेंट में नई तकनीक का विकास हुआ है, जिससे इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च में भी काफी कमी आई है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आईवीएफ की, इससे जुड़ी सटीक जानकारी और इससे जुड़ी गलत फहमियों की। हमारी कोशिश है लोग आईवीएफ के प्रति जागरूक हों। आईवीएफ तकनीक कितनी सेफ है, कितनी सफल है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नलिनी कौल महाजन, डायरेक्टर मदर एंड चाइल्ड इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ क्लिनिक न्यू दिल्ली। साथ ही डॉक्टर भावना बग्गा, डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड आईवीएफ क्लाउड9 हॉस्पिटल ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली एंड नोएडा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू। डॉक्टर नलिनी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, अगर हम बात करें आईवीएफ से जुड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की, जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, उनका आप सामना कैसे करते हैं? जो आपके पास लोग आते हैं और उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालती हैं? तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों को है कि आईवीएफ एक अननेचुरल प्रोसेस है और उससे बच्चा जो है वो अबनॉर्मल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों के मन में। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो सोचते हैं कि ये एक टर्मिनल लास्ट ट्रीटमेंट है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो तब हमें ये करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितनी औरत यंग होगी, जितनी एज यंग होती है, उतना आईवीएफ में प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर है। मेरे हिसाब से आईवीएफ की जो ट्रीटमेंट है उसका क्या इंडिकेशन है, हमें कब करनी चाहिए, वो एक अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट है। इसमें ये नहीं है कि पहले कर रहे हैं या बहुत बाद में कर रहे हैं। अगर आप के ऊपर वो जरूरी है, जैसे ट्यूब्स बंद हैं या हस्बैंड के सीमन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो तब वो आपकी पहली ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ना कि आपकी आखिरी ट्रीटमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बच्चे अब नॉर्मल होंगे, ये भी बिल्कुल एक गलत फहमी है। आईवीएफ में जो बच्चे होते हैं वो उतने ही नॉर्मल होते हैं और कुछ हद तक बहुत स्मार्ट होते हैं कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज जो होती हैं। तो ये भी एक गलत फहमी है। सो दीज आर द टू मेजर वंस। उसके बाद और भी बहुत है कि जी दर्द होता है और पैसे बहुत खर्च होते हैं, वो सब भी चीजें हैं। पर ये जो दो चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहले औरत इन्हीं को बोलती है। बिल्कुल। और इसमें और एक पॉइंट ऑफ व्यू करूंगी ऐड। पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट आईवीएफ बेबी है, लुई ब्राउन, she herself is 42-43 years of age. So ये पूरी टेक्नोलॉजी बहुत ही it is a very prolonged technology in terms of years. So हमें यही शो करता है दैट हमें ये टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स अभी बहुत कम हो गए बिकॉज स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारी न्यू एडिशंस ऑफ टेक्नोलॉजी आई है। तो ये हम पेशेंट्स को, तो इनमें ये ज्यादा कॉन्फिडेंस वो पेशेंट्स को आता है। दूसरा, उनको लगता है कि ट्विन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है आईवीएफ में। एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर महाजन भी हमसे सहमत रहेंगे दैट एज एन एक्सपर्ट हम नहीं चाहते पेशेंट्स को ट्विन्स हो, बिकॉज दैट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी फॉर अस। बट येस, इंसिडेंस ऑफ ट्विनिंग इज in a general population 5% to 10% versus IVF around 25%. Exactly. तो ऐसा नहीं है कि हर एक IVF को ट्विन्स ही होता है। डॉक्टर, बात सवाल भी मेरा आपसे है, अगर हम बात करें आईवीएफ प्रोसेस की, तो ये कितनी सेफ है और साथ ही ये कितनी कंफर्टेबल होती है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो अराउंड 42 इयर्स ओल्ड है। जो फर्स्ट आईवीएफ बेबी को भी एक अपना आईवीएफ चाइल्ड हो चुका है, आई मीन अ फर्टिलिटी कंसीव चाइल्ड हो चुका है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म डेटा है हमारे पास, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं हमारे पेशेंट्स को दैट इज अ सेफ टेक्नोलॉजी। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है जो ये टेक्नोलॉजी का है कि हम अंश बना के गर्भाशय में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसके बाद क्या वो अंश गर्भाशय में कितना एक्सेप्ट कर पाएगा वो बहुत डिपेंड करता है एक वुमेन की गर्भाशय की स्थिति को, उसके मानसिक लेवल को, द पॉजिटिविटी अराउंड कौन से टाइप के एम्ब्रियोज हमने ट्रांसफर किए हैं, लैब क्या है, डॉक्टर की कितनी नॉलेज है इसके अंदर, आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ डूइंग द एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस होता है एंड बहुत ही क्रिटिकल होता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर क्लिनिक या स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, दे हैव ऑल द प्रोसेसेस टू मेक द जर्नी ऑफ द पेशेंट वेरी स्मूथ।
जहां तक इंजेक्शंस की बात आती है, आजकल बहुत इंजेक्शंस में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है जो हम इट्स लाइक अ स्मॉल इंसुलिन सिरिंज के जैसे प्रिक लगते हैं. रोज रोज नहीं आना पड़ता है पेशेंट्स को. ऑन एन एवरेज 3 to 4 विजिट्स में हो जाती है ये सारी ट्रीटमेंट. बट इसके लिए आपको एक अच्छे आईवीएफ सेंटर और डॉक्टर के संपर्क में होना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. डॉक्टर नलिनी, आप एक और चीज बताइए, आईवीएफ की अगर हम बात करें तो ये बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए है, ये एक मिथ है या वाकई में ये सच्चाई है, और इसका जो उपचार होता है वो किसे लाभ होता है उससे? बिफोर आई गो देयर आई जस्ट एड ऑन. पेशेंट आपके पास आते हैं आईवीएफ, अगर उनके ऑलरेडी वो प्लान किया है उन्होंने कि हमें आईवीएफ चाहिए, तो सबसे पहले वो ये बोलेंगे हमें ट्विंस चाहिए जी. पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्विंस में कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में भी और माँ में भी बहुत ज्यादा होती हैं. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम एम्ब्रियो डालें, एक डालें, ताकि एक बच्चा हो वो सेफ हो और माँ भी सेफ हो. तो ये मूवमेंट जो है कम से कम एम्ब्रियो डालने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को और माँ को सेफ रखने के लिए कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटीज या जैसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है, ये सब ट्विंस में बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंगल थिंग्स इन प्रेगनेंसी. जहां तक आप एज की बात पूछ रहे हैं, ये तो मैं बहुत एम्फसाइज करना चाहती हूँ. जितना यंग हो औरत उतने उसके फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, बोथ नेचुरल फर्टिलिटी या कोई भी वो ट्रीटमेंट करे उसमें उसके ट्रीटमेंट रिजल्ट्स बेटर होते हैं, क्योंकि उसके एग्स हेल्दी होते हैं. जैसे जैसे वो एज होती है उसके अंडे भी उतने ही एज हो जाते हैं और अबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं. और अबॉर्शन का रिस्क इवन नेचुरल प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा होता है जब वुमन 35 से जाती है. सो ये एक आई थिंक आप लोगों की जिम्मेदारी है मीडिया की कि ये आप मैसेज अक्रॉस द बोर्ड समझाएं लोगों को कि यंग एज में चाहे वो अपने आप से प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, डोंट डिले, बिकॉज आजकल करियर एस्पिरेशंस इतने हैं, सब लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं. तो अगर वो है उनके मन में वो एस्पिरेशंस हैं तो बेटर है कि वो अपने एग्स फ्रीज करें, क्योंकि वो एग्स फिर भी हेल्दी होंगे. बट 40 साल की उम्र में अगर वो आके कहते हैं कि अब हमें बच्चा चाहिए, तो उस टाइम पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और मोर चांसेस कि उनका बच्चा नहीं होगा कंपेयर टू कि उनका होगा. बिल्कुल. एंड मैं अगेन ऐड करूंगी कि व्हाट इज एडवांस्ड एज, लोगों को क्या व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर फर्टिलिटी के लिए कि हम एक विशेषज्ञ के हिसाब से हमारे लिए कौन सा एडवांस्ड एज है वुमेन का. ये बहुत बड़ा एक मिथ है. एनीथिंग अबव 35 years is advanced age. ये आंसर इसलिए है क्योंकि हम प्रेग्नेंट हो सके बाय लॉ ऑफ नेचर बाय 13-14 इयर्स, जहां से हमें फर्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है. तो भगवान ने तो हमें इंडिकेशन दे दिया है दैट यू कैन गेट प्रेग्नेंट. बट अगर आप उसको डिले कर रहे हो अप टू 30+, so you're anyway 15 years old into the whole process. एंड दूसरी बात, लोगों का ये जानना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आईवीएफ के थ्रू ना मेजर अबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे कि मैम ने बताया. इट इज द एज ऑफ द वुमन डिटरमाइंस द अबनॉर्मलिटी. आपने जितनी एडवांस एजेस में आप ना आईवीएफ करते हो उतनी अबनॉर्मलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. और इसको ही टैकल करने के लिए हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, PGT-A करके. वहां पे हम एक क्रोमोसोमल कंटेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लाइव एंड हेल्दी चाइल्ड के लिए, हम उसको जांच करने के बाद ही एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं. बिल्कुल. इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है डॉक्टर भावना, क्योंकि कई लोगों के मन में एक ये भी कंफ्यूजन रहता है, जो आईवीएफ से बच्चे बॉर्न होते हैं क्या वो हेल्दी होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट उनका आम बच्चों जैसा ही होता है, उसके बारे में आप समझाएं. एज ऑफ द वुमन डिटरमाइंस द आउटकम, इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी. सो younger the age groups, better the chances. हमें मल्टीफीटल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ट्विंस और ट्रिपलेट्स, बिकॉज वो लोग डिलीवर होते 28-30 वीक्स पे, 7वें महीने में, 6.5 महीने में. सो दे आर नॉट अडेप्टेबल टू द नॉर्मल एनवायरमेंट, और इसी के वजह से द चिल्ड्रन हैव कॉम्प्लिकेशंस. सो द टेक होम मैसेज टू द एंटायर फोरम इज कि कम से कम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना चाहिए. और ये भी मैं दोबारा से बोलूंगी कि एक विख्यात आईवीएफ क्लिनिक या डॉक्टर की जानकारी से ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन राइट तरीके से मिल पाएगी. बिल्कुल. डॉक्टर नलिनी, क्या सभी बच्चे जो आईवीएफ से होते हैं वो डोनेट किए गए एग्स और स्पर्म से ही होते हैं, इसके बारे में भी आप समझाएं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सबसे प्रायोरिटी तो यही रहती है कि औरत का अपना एग हो और
اس کے ہسبینڈ کا سپرم ہو، بیکاز وہی ان کو چاہیے، اپنا جینیٹک چاہیے ہوتا ہے، اور اسی کے لیے لوگ اتنا تڑپتے ہیں، اور جب ان کے ایگز نہیں بھی ہوتے تب بھی وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی ٹیکنالوجی سے آپ ہمیں اپنا ہی بچہ چاہیے. عورت کا من بالکل نہیں مانتا کہ وہ کسی اور کے ایگ سے کرے. تو یہی رہتا ہے. سم ٹائمز جیسے عورت اولڈر ایج گروپ میں یا کئی بار آج کل ینگر ایج گروپ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ایگز بہت کم ہوتے ہیں. اس استھتی میں پھر آپ کو ڈونر ایگ لینا پڑتا ہے تاکہ ان کو سکسیس ملے پریگنینسی میں، نہیں تو دے ول ناٹ ریچ اینی ویئر. ان کے ایگز کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، کوانٹٹی خراب ہوتی ہے، اور وہ اپنا اسٹرگل کرتے جاتے ہیں. اور بیٹر یہ ہے کہ وہ اسٹرگل چھوڑ کے دا ایزیئر وے آؤٹ از کی ڈونر کا ایگ لیں وچ از ہیلدیئر اینڈ ڈو اٹ ود دا ہسبینڈ سپرم. یہ بھی پرائیورٹی ہے کہ ڈونر کا ایگ بھی لیں گے تو ہسبینڈ کے سپرم سے ہوگا. اگر ہسبینڈ کی طرف پرابلم ہے دین آف کورس آپ کو وہاں ڈونیٹڈ سپرم ہی لینا پڑے گا. اینڈ آج کل لائک وی آر ڈوئنگ اوویرین ریجوونیشن ٹیکنالوجی آئی ہے جو میں اب کافی دیر سے کر رہی ہوں، جہاں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اووری میں ہم پلیٹلیٹ رچ پلازما ڈالیں، اس سے اوویرین ریجوونیشن ہوتی ہے، اور کچھ کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ایگز کی تھوڑی بہت دیکھا گیا ہے کہ امپروو ہو جاتی ہے. ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ ہے، پر ان لوگوں کے لیے جو بالکل نہیں چاہتے کہ کسی حالت میں بھی ہم ڈونر ایگ سے کریں، ان کے لیے ہم وہ آفر کرتے ہیں، اور اس میں کئی لوگ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، کئی نہیں ہوتے، بٹ دیٹ از دا وے. جی ڈاکٹر بھاونا، کیا ان میرڈ لوگ ہی آئی وی ایف کروا سکتے ہیں یا اس کے لیے میرڈ ہونا ضروری ہے؟ سو ایز پر دا نیو گائیڈ لائنس تو اس میں تھوڑا سا فیمیل وومین کو تھوڑا ایڈوانٹیج دیے گئے ہیں یہاں پہ. این ان میرڈ میل کین ناٹ ڈو این آئی وی ایف سائیکل ایٹ آل، بٹ اے وومن ہو از سنگل، ہو از ناٹ میرڈ، ہو از ویڈو can use a anonymous donor sperm and get pregnant. تو تھوڑا سا یہاں پہ لا ایک وومن کے لیے تھوڑا سا ہے that she can start a family. بٹ اگر آپ پوچھیں کہ آپ ایک لیو ان ریلیشن میں ہیں اور آپ فرٹیلائزیشن کرا کے آپ آگے بڑھنا چاہو گے تو وہ یہاں پہ لا تھوڑا کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی لیگلی میرڈ. یو کین ناٹ سے دیٹ وی آر ان a live in relationship. بالکل. And the reason for that is because for the male they need a surrogate. And surrogacy laws have now become very stringent about the use of donor gametes. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نلنی، میرا آپ سے سوال ہے، اگر ہم مہیلاؤں کی بات کریں تو ان کے لیے سکسیسفل پریگنینسی جو ہوتی ہے آئی وی ایف سے ریلیٹڈ، کیا انہیں بار بار کرانا ضروری ہوتا ہے سکسیسفل پریگنینسی کے لیے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. بالکل. ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی باڈی میں ایگز کتنے ہیں، کیونکہ جتنے بھی آپ کے ایگز وومن کے ایگز ہوتے ہیں وہ سارے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں ایٹ برتھ، اور ہر مہینے دیر از اے لاس. تو آپ کا ریزرو کیا ہے؟ اگر ایگ کا ریزرو اچھا ہے تو آپ ایک ہی باری کافی سارے ایمبریوز بنا کے آپ ریپیٹڈلی ان کو دو بار 3 بار ڈال سکتے ہو. 3 بار جب ایمبریو ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پریگنینسی ریٹس میکسیمائز ہو جاتے ہیں ٹو اوور 70%. اگین ڈپینڈنگ کتنی ینگ ہے لڑکی، جتنا دا ینگر دا وومن دا بیٹر دا چانسز آف سکسیس. یا کوئی میل سائڈ میں کوئی بہت سیویئر فیکٹر نہیں ہے وچ از کمپرومائزنگ دی ایمبریو کوالٹی. بٹ اگر آپ کے بیسک ایگز ہی کم ہیں تو پھر اس میں آپ کو 2 یا 3 بار ایٹ لیسٹ پک اپ کرانا، مطلب ایگز نکلوانے پڑیں گے، ایمبریو بنانے پڑیں گے ٹو بی ایبل ٹو گیٹ 3 ٹرانسفر. سو ابھی باٹم لائن دیز آر اسٹیٹسٹیکل ایشوز. لوگ ایک باری میں بھی پریگنٹ ہو جاتے ہیں، بٹ اسٹیٹسٹکلی جو دیکھا گیا ہے کہ 3 ایمبریو ٹرانسفر میں آپ میکسیمائز کرتے ہو اپنے چانسز آف سکسیس. اب وہ 3 ایمبریو ٹرانسفر ایک ہی باری کے ایگ ریٹریول میں ہو سکتا ہے، یا 2 بار بھی ہو سکتا ہے، یا 3 بار بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کے ایگ ریزرو کم ہے یا زیادہ، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں اس میں اور کچھ جوڑنا چاہوں گی دیٹ پیشنٹس کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ میم ہمیں ایڈوائز کیا ہے کہ ہماری ہسٹری کے حساب سے ہمیں آئی وی ایف ایک بیٹر چانس ہے پریگنٹ ہونے کے لیے، بٹ کیا ہمیں دوبارہ بھی آئی وی ایف ہی کرانا پڑے گا؟ سو دیٹ از دا مین کنسرن کہ ایک بار ہم نے کرایا تو ہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ایک بار کرا تو نیکسٹ تو ہمارا سیٹ پیٹرن بن جائے گا. تو ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ دیر آر 2 انڈیکیشنز فار آئی وی ایف. ایک ہے ریلیٹو مطلب کہ ان ایکسپلین پیشنٹ 4-5 سال سے ٹرائی کر رہا ہے، دے ڈونٹ ہیو ٹائم، دے آر ویری ریسٹلیس. تو ہم پیشنٹس کو بولتے کہ دیکھو صرف 3 ہی ٹیکنالوجی سے جہاں سے آپ پریگنٹ ہو سکتے ہیں. ایک نیچرل ہے، ایک سمپل پروسیس ہے جو IUI ہے، اور ایک آئی وی ایف ہے. اور ہم سب کے پرسنٹیج ان کو بتا دیتے ہیں، جو وومن کی ایج اور ہسبینڈ کی ایج اور شکرانوں کی ماترا، ایگ کاؤنٹ سے سب کچھ
डिपेंडेंट होते हैं. पेशेंट बोल रहा है कि यस मैम आईवीएफ बेटर है, हम अभी थक चुके हैं, हमें आईवीएफ कराएंगे. बट इनके दूसरे पैरामीटर्स ठीक है जो हमें विजुअली दिख रहे हैं, शुक्राणु की मात्रा, गर्भाशय की स्थिति, ट्यूब्स खुले हैं. ऐसे पेशेंट्स में वंस एन आईवीएफ इज नॉट ऑलवेज एन आईवीएफ, क्योंकि हमने एक रिलेटिव डिसीजन लिया है टू डू इट फास्टर फॉर द फर्स्ट चाइल्ड. दूसरा है एब्सोल्यूट, जहां पे ट्यूब्स बिल्कुल बुरी तरह से ब्लॉक है, शुक्राणु की मात्रा बहुत कम है, बहुत एग काउंट कम है, एग क्वालिटी बहुत कम है, बहुत एज एडवांस्ड है. तो उनमें अधिकतर टाइम वंस एन आईवीएफ इज ऑलवेज एन आईवीएफ. तो ये पेशेंट को समझना, और अगेन आई एम पोलिंग सेम थिंग, एक गुड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ही ये सारी जानकारी पेशेंट को एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे सकता है. आप दोनों से ही मेरा आखिरी सवाल है. मैम आपसे, डॉक्टर नलिनी आपसे स्टार्ट करेंगे. अगर हम बात करें जो लोग आईवीएफ करवा रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा जो सबसे बड़ा एडवाइस जो बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो अपने लिए एक ऐसा डॉक्टर चूज करें जो उनको एक्सप्लेन करे कि उनका आईवीएफ क्यों हो रहा है, उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ग्रेडेड तरीके से जाए. आजकल देखा गया है कि लोग जी से स्टार्ट करते हैं और फिर ए पे आते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. देर इज अ ग्रेडेड मेथड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, और अगर आप वो करते हैं तो बहुत कम एफर्ट से पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है. मगर अगर आप एक नेगेटिव के बाद सीधा आसमान पे पहुंच जाएं तो पेशेंट को डिस्ट्रेस होता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं उसके लिए. तो चूजिंग दैट, जैसे भावना ने बार बार ये बात की है, चूजिंग राइट डॉक्टर हु कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मेरा वहां फेल हो गया, तो क्यों फेल हुआ? आई एम नॉट द पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको तब पूछने चाहिए थे. तो ये क्वेश्चन आप पहले पूछिए, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछिए. अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाइए कि आप प्रोसेस समझ गए, आपके चांसेस क्या हैं वो समझ गए, और ए बी सी किस लेवल का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, कैसे वो ऊपर जाएगा, वो सब समझ के फिर आप प्रोसेस में जाएं, तब आप होगा. बिकॉज अगर आईवीएफ में एक प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मच मोर देन फिजिकल पेन ऑफ इंजेक्शन, इज द इमोशनल ट्रॉमा. इट इज अ इमोशनल रोलर कोस्टर. आपका सब कुछ ठीक होते हुए फिर आपका प्रेगनेंसी नहीं होता, तो यू कम क्रैशिंग डाउन, एंड बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाई इट हैज हैपेंड, ये क्यों हुआ मेरे साथ. सब कुछ तो ठीक था, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, एमटीओ फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, एंड व्हाई हैज इट हैपेंड. अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट हैं हमारे पास, लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन इवेल्युएट कि हम कर सकते हैं. उसके आगे अभी साइंस इतना प्रोग्रेस ही नहीं हुआ कि हम बता सकें भी अंदर जाके क्या हुआ. हमने एम्ब्रियो डाला, सब कुछ बहुत परफेक्ट था, पर अंदर एक्सेप्ट नहीं हुआ बॉडी में. सो दोज आर द थिंग्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विद अ डॉक्टर विद होम यू कैन हैव अ डिस्कशन, जो आप जिसके साथ आप डिस्कस कर सको, और ये सारी चीजें आप पहले से समझ जाओ, क्योंकि बाद में फिर डिस्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा. डॉक्टर भावना, आपकी एडवाइस? कुछ बता ही दिया है. हम पेशेंट्स को, वे आई काउंसिल माई पेशेंट्स इज दैट अगर हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपने आपका एक बिजनेस भी आपने शुरू किया है, आप एक प्रोबेबिलिटी रिस्क लेके शुरू करते हो, एक कैलकुलेटिव जजमेंट से शुरू करते हो. वैसे ही आईवीएफ में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो इम्प्लांटेशन, जो अंश बनाने के बाद जो हम ट्रांसफर करते हैं वो 100% इम्प्लांट हो जाएगा. अगर ऐसा होगा तो वी विल बी ओवर गॉड. तो जब आप एक्सेप्ट करोगे कि लिमिटेशन क्या है, तब आप उसको ज्यादा आप फेलियर्स को हैंडल कर पाओगे. एंड थ्रू आउट द प्रोसेस यू शुड टेक हेल्प ऑफ काउंसलर्स. Even your main, the सबसे बड़ा important counselor is the doctor themselves, because they have got in-depth subject knowledge. एक डॉक्टर को भी पेशेंट्स को बहुत ट्रांसपेरेंट तरह से बताना है कि देखो आपकी इस साइकिल में आपकी एग क्वालिटी कैसी है, आपका अगर अंश अच्छा नहीं बना है तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कैंसिल भी कर सकते हैं. को प्रिपेयर करने के लिए भी यू बी समटाइम्स स्पेंड अराउंड 1.5 to 2 hours टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट, बिकॉज एज आप जैसे जैसे आप ज्यादा सीनियर होते जाते हो, आपके पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस आने लगते हैं, क्योंकि अभी आईवीएफ इज वेरी इजिली एक्सेसिबल ट्रीटमेंट. इट इज नॉट लाइक वंस अपॉन अ टाइम का हिसाब, नो. सो पेशेंट्स जो अधिकतर हमारे पास आते हैं, मैम भी हमसे सहमत रहेंगी, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आते हैं, 2 साइकिल फेल, 3 साइकिल फेल, तो हमें ये समझना है कि हम पेशेंट को कैसे वो भी काउंसिल करें, बिकॉज वहां से उनको आंसर नहीं मिलते. सो बॉटम लाइन इज अगेन अ गुड डॉक्टर विद अ गुड एम्ब्रियोलॉजी लैब, गुड एम्ब्रियोलॉजिस्ट. ये हम अधिकतर भूल जाते हैं. हमें लगता है कि क्लिनिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिव्यूज है, बट दैट इज नॉट द केस, बिकॉज जो दिखता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है.
So going back, a good fertility specialist. That is the modern day, I would say, a disaster, because everybody has to go to Google. Exactly. Everybody has to go social media and listen and read there. But you have to make your own judgment. Medicine में आपको डॉक्टर से बात करके समझ के फिर आप जजमेंट करें. दूसरे लोगों ने क्या लिखा, क्या बोला, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, that cannot be your deciding factor. Because हर बंदे का एक्सपीरियंस फर्क होता है, हर बंदे का नेचर फर्क होता है. So it's my request to all the youngsters there. Please don't let the Google stuff, make you take these decisions. Talk to a doctor, talk to multiple doctors, and once you're convinced, that's the way to go ahead. बिल्कुल. आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए. तो आपने देखा डॉक्टर्स ने आज बताया कि आईवीएफ से जुड़ी क्या मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं, साथ ही जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आईवीएफ से रिलेटेड उसके बारे में भी जरूरी जानकारी दी, और साथ ही एक मैसेज ये भी दिया कि जो बच्चे आईवीएफ से होते हैं वो एक नॉर्मल आम बच्चों की तरह होते हैं, और साथ में ये भी एक मैसेज शेयर करा कि अगर आप आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं या रहे हैं तो एक स्पेशल डॉक्टर के अंडर ही ट्रीटमेंट लें. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. धन्यवाद.